कुहू परिवार को संभालती एक हिम्मती लड़की। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 3 बहनें उससे बड़ी थीं। हम लोग उसके पड़ोस में रहते थे। उसके लालन पालन को देखकर बचपन से ही मैं उससे जलता था। वो मुझसे 5 साल छोटा था, पर उसे वे सारी सुविधाएं मुहैया थीं, जिनकी चाह अक्सर हर बच्चे को होती है। उसके पास खेलने के लिए महंगे खिलौने थे, पहनने को एक से एक मॉडर्न पोशाकें थीं, पढ़ने के लिए तरह तरह की पत्रिकाएं और कहानियों की ढेरों किताबें थीं। कम आमदनी के बावजूद भी उसके पिता उसकी तमाम जायज और नाजायज जरूरतों को पूरा करने में खुशी महसूस करते थे, जिसकी भरपाई बहनों से होती थी। उनकी तो आम जरूरतें ही पूरी नहीं होती थीं। वे तीनों एक जोड़ी कपड़े में साल निकाल देती थीं। पढ़ने लिखने के लिए किताबें और कॉपियां भी नहीं होती थीं। लड़कियां पढ़ लिख लें, इसकी चिंता माँ बाप को कतई नहीं थी। लड़कियां घर के कामकाज में लगी रहती थीं और माँ बाप बेटे की देखभाल में। दोनों बड़ी बहनों की पढ़ाई 5वीं 6ठी क्लास तक ही सिमट कर रह गई। उन्हें इसकी कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो छोटी उम्र से ही झाड़ू पोछा से लेकर चौका बर्तन तक सभी कामों में अपने आप को ढाल लिया था। घर का सारा काम संभाल लिया था, बल्कि ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया गया था, क्योंकि नौकर चाकर को तो खर्च में कटौती के लिए हटाया जा चुका था। तकलीफें तो बहनों को सहनी पड़ी थीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अनदेखी की शिकार हुई थी, वह थी कुहू। बस इसी के चलते उसे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद दिलचस्पी थी। घर के कामकाज से उसे न कोई लगाव था और न ही कोई इच्छा थी। वो दिन भर पढ़ने लिखने में ही लगी रहती थी, जिसका खमियाजा उसे माँ की डांट फटकार से भुगतना पड़ता था। माँ से डांट पड़ती, वे कहती, क्या कर लेगी पढ़ लिख कर, लड़की जात है, कुछ भी कर ले, चूल्हा चौका में सिमट कर रह जाएगी। बेहतर है कि अभी से घर गृहस्थी के काम समझ ले, नहीं तो बाद में पछताएगी। फिर न कहना कि माँ ने ये सब सिखाया नहीं था। कभी भी उसे मार भी पड़ती थी। बड़ी दोनों बहनें काम करती थीं, इसलिए उन्हें मार नहीं पड़ती थी। ये सब बातें कुहू के दिलो दिमाग पर इस तरह से रच बस गई थीं कि बरसों बाद आज जब मैं उससे मिला, तो आग बबूला होकर अपनी भड़ास निकालते हुए मुझे बताने लगी, दरअसल मैं उसकी बड़ी बहन की शादी में शरीक होने आया था। इधर उधर की बातों के बाद जब मैंने उसके भाई संतू के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की, तो वह भड़क गई और अनाप शनाप बकने लगी। गुस्से में कुहू न जाने क्या क्या कह गई। तीसरी बेटी के रूप में पैदा होना जैसे मेरे लिए एक कलंक था। शायद माँ बाप की इच्छा के खिलाफ मैं पैदा हो गई थी। 1 साल के बाद ही संतोष उर्फ संतू पैदा हुआ था। बेटे के आते ही घर में रौनक का माहौल बन गया था। माँ बाप का उसके प्रति जरूरत से ज्यादा लाड़ा प्यार से मैं असहज महसूस करती। अपने आप को माता पिता की नजरों में हमेशा गिरा हुआ पाती। अपने प्रति माँ के भेदभाव को तब मैं अच्छी तरह समझने लगी थी। मेरे पैदा होते ही गुस्से से पिता ने भगवान की फोटो को नदी में फेंककर घर में पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। ऐसा बताते हुए कुहू फूट फूट कर रो पड़ी थी। संतू के पैदा होते ही भगवान को घर में फिर से प्रतिष्ठित किया गया था और घर में पूजा पाठ फिर से शुरू हो गया था। ऐसा कुहू ने सुना था और भी उसने बताया कि किस तरह खाने पहनने में उनकी माँ उनके साथ भेदभाव किया करती थी। सुबह नाश्ते में अक्सर हम बहनों के लिए बासी रोटी होती थी और वे भी रूखी सूखी, जबकि संतू के लिए पराठे और मक्खन, दूध, दही, फल वगैरह के लिए तो हम बहनें तरस ही जाती थीं। संतू के खाने के बाद अगर कुछ बचता तो ही हमें नसीब होता था। एक जोड़ी स्कूल के कपड़ों से हफ्ता निकाल देती थी। पसीने की बदबू आती थी। सहेलियां फप्तियां कसती थीं, जबकि संतू की पोशाक हमेशा लॉन्ड्री से धुली हुई होती थी। इस्त्री वाले पोशाक हम बहनें सिर्फ किसी खास मौके पर, जैसे गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर ही पहनती थीं, जिसके लिए हम शाम को स्कूल के बाद खुद अपने कपड़े धोती और पंखे के नीचे सुखाया करती। बड़ी दीदी कपड़ों पर इस्त्री कर देती। कभी भी कपड़े सूख नहीं पाते और गीले कपड़ों में ही स्कूल जाना पड़ता था। और वहीं संतू, जिसे माँ बाप ने सिर पर बिठा रखा था, आज कहते कहते कुहू दोबारा फफक कर रो पड़ी। कुहू की इन बातों से कुछ पता चले या न चले, पर इतना तो साफ हो गया था कि संतू के किसी
गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से उसे गहरा सदमा पहुंचा है और वो दुखी है। ऐसे समय में मैंने उसे कुरेदना ठीक नहीं समझा। मैंने उसे हिम्मत बंधाकर चुप कराया। शादी में काफी लोग थे, पर न जाने क्यों चहल पहल में कमी कहीं न कहीं मुझे डरा रही थी। मैं 10 साल बाद इस परिवार से मिल रहा था। मेरी 10वीं जमात के बाद पिताजी का तबादला हो गया और उसके बाद कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि हम मिलते। कुहू से कॉलेज में बातचीत हो जाती थी, पर सीमित रूप से। कई पुराने दोस्तों से वहां मुलाकात हुई। उन लोगों से ही संतू के बारे में जानकारी मिली और उसके वहां न होने की वजह साफ हो गई। दरअसल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के दौरान संतू पिंकी के प्रेम पाश में फंस गया था, जिस पर कुहू ने इतराज जताया था, क्योंकि कुहू पिंकी के चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थी। पिंकी कुहू की हम उम्र थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं। पिंकी को डांस में दिलचस्पी थी। वो बचपन से ही कथक डांस की तालीम ले रही थी। स्कूल हो या कॉलोनी, सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डांस करने के लिए उसे कहा जाता था। डांस के सिलसिले में उसे अपने ग्रुप के साथ शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। कुहू और पिंकी दोनों अच्छी सहेली हुआ करती थीं। दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। उनका एक साथ पढ़ना लिखना और घूमना फिरना भी था। तब पिंकी के कई बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, जो शायद पिंकी के मुताबिक डांस ग्रुप से ही जुड़े थे, इसलिए कुहू उनसे अनजान थी। स्कूल जाते हुए या कभी शाम को टहलते हुए उन दोस्तों में से कोई न कोई पिंकी से मिलने आ जाता था। कई बार कुहू को उनके मिलने जुलने का ढंग अच्छा नहीं लगता था। वो पिंकी से इसकी शिकायत भी करती, पर वह किसी न किसी बहाने सब कुछ टाल जाती। कई बार तो पिंकी रात रात भर घर से बाहर रहती, पर अपने घर पर बताकर आती कि वो कुहू के घर जाएगी गणित की प्रैक्टिस करने। कभी भी तो किसी कार्यक्रम के लिए डांस की प्रैक्टिस करने का बहाना बनाकर रात भर घर से नदारद रहती थी। पिंकी की माँ के पूछने पर कुहू वैसा ही बताती, जैसा कि उसे पिंकी के द्वारा कहने को कहा जाता था। उसके लिए कुहू को बेवजह ही झूठ बोलना पड़ता था, जो वह नहीं चाहती थी। उन लड़कों के चाल चलन पर उसे शक होने लगा था। यकीनन ये आवारा लड़के ही थे जिनसे पिंकी का मेलजोल था। पूछने पर पहले तो कुहू ने आनाकानी की, पर असलियत का पता चलते ही फौरन कुहू ने पिंकी से दूरी बना ली। फिर भी पिंकी कहीं न कहीं किसी रेस्टोरेंट में, पार्क में या सड़क पर किसी पेड़ की आड़ में लड़कों के साथ मटर गश्ती करती दिखी जाती। कभी किसी के साथ तो कभी कोई और होता था। खुले आसमान में चिड़िया अपने पंख फैलाकर उड़ रही थी। न कोई दिशा थी और न ही कोई मंजिल। अब संतू की बारी थी। वो भी पिंकी के प्यार के चंगुल से बच नहीं पाया। वो पिंकी पर फिदा हो चुका था। सरेआम दोनों का मिलना जुलना होता था। पिंकी के साथ संतू का मेलजोल कुहू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि पिंकी की कोई भी बात उससे छिपी तो थी नहीं। कुहू नहीं चाहती थी कि उसका भाई पिंकी के साथ रहकर बिगड़ जाए, उसकी पढ़ाई में कहीं बाधा न हो। जब कुहू ने अपना कड़ा इतराज जताया, तो संतू ने अपनी बहन को ही भला बुरा कह डाला। तमतमाए चेहरे से अपनी बहन को ओछी सोच वाला बताया और यह भी कह डाला कि वह पिंकी से जलती है। कुहू संतू को साफ साफ कहना चाहती थी, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का होना हर किसी का निजी मामला है। किसी को उसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। फिर किसी के तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने से भला मुझे कोई शिकायत या परेशानी क्यों होगी। दरअसल परेशानी की बात यह है कि पिंकी की बुरी संगति से ऐतराज है। पर कुहू ने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि उसे यकीन था कि जल्दी ही पिंकी आदतन संतू को भी अपने हाल पर छोड़कर किसी और को फंसा लेगी। आखिर हुआ भी वही। संतू को ठुकराकर पिंकी पैसों के लिए किसी और के साथ अटखेलियां करने लगी थी। पर एक पागल प्रेमी की तरह संतू अपने आप को पिंकी से अलग होने की बात सोच भी नहीं सकता था। वो पिंकी के पीछे हाथ धो कर पड़ गया। उसने दाढ़ी बढ़ा ली और पिंकी के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा, ताकि पिंकी उस पर तरस खाकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा ले। पर पिंकी तो पुरानी खिलाड़ी निकली। उसने अपना पुराना नुस्खा आजमाया। नतीजतन संतू चोटिल हालत में अस्पताल के बेड पर कराहता मिला। इन सब बातों के बावजूद अपनी बहन के साथ उसका संबंध बिगड़ा ही रहा। संतू का पिंकी की निजी जिंदगी में दखल पिंकी और उसके
बॉयफ्रेंड को गवारा न हुआ। संतू से छुटकारा पाने के लिए पिंकी और उसके बॉयफ्रेंड ने कोर्ट मैरिज कर ली। इसमें शायद उसके बॉयफ्रेंड की ही पहल रही होगी। अब तो संतू पढ़ाई वगैरह छोड़ पागलों की तरह भटकने लगा। उसे शराब की लत लग गई थी। घर पर वह कभी कभार ही आता था। संतू की बदहाली पर घर के सभी सदस्य परेशान थे। जिस लड़के को माँ बाप ने बेटियों की सामान्य जरूरतों की अनदेखी कर लाड़ा प्यार से पाला पोसा, उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज संतू दर दर भटक रहा है। किस माँ बाप से ये सब सहन होगा। घर पर पहली शादी थी और घर का इकलौता बेटा इस खुशी के मौके पर नहीं था। खुशी के माहौल में वहाँ मातम सा पसरा था। संतू कुछ एक साल यूं ही गुमशुदा रहा। हुआ यूं कि आखिरी बार जब वह घर आया था और माँ बाप ने उसकी शादी की बात चलाई थी, तो उसने साफ मना कर दिया था। संतू ने कहा था कि वह शादी नहीं करेगा और अगर करेगा भी तो किसी विधवा से करेगा। शादी और विधवा से ऐसे बेतुके लगने वाले प्रस्ताव पर किसी की रजामंदी नहीं थी। पहले कुहू ने ही अपना विरोध जताया था। माता पिता ने बस कुहू के फैसले पर हामी भरी थी, पर उनके अंदर की सुगबुगाहट किसी से छिपी नहीं थी। आखिर बेटा जो ठहरा, दरअसल उन्हें अपने बेटे के द्वारा लिए गए फैसले को किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं सूझा, पर खुलकर कुछ कहने से बचे रहे। वे कुहू के खिलाफ जाकर उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। कुहू ही तो एकमात्र सहारा थी। वैसे भी दोनों बड़ी बहनें शादी के बाद ससुराल में थीं। संतू अपने फैसले पर अडिग रहा। जाते जाते संतू ने इसे अपना फैसला बताते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो, वह ऐसा कर दिखलाएगा। संतू के मुंह से विधवा विवाह वाली बात सभी की समझ से परे थी। संतू कहीं बाहर चला गया। किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। सुनी सुनाई खबर थी कि आजकल वह हरिद्वार के किसी आश्रम में रह रहा है और योग सिखा रहा है। इस बात से पता नहीं क्यों मुझे बड़ा सुकून मिला। मुझे महसूस हुआ कि शायद अब संतू सुधर गया है, वरना किसी विधवा से विवाह की बात उसके मन में क्यों आई। उसमें मुझे समाज सुधारक की छवि नजर आने लगी। उससे मिलने की इच्छा मेरे मन में जाग गई, पर सिर्फ मन महसूस कर रह जाना पड़ा। सिवाय इसके मेरे पास कोई उपाय नहीं था। बूढ़े माँ बाप के साथ अब अकेली कुहू ही रह गई। अपने माँ बाप को साथ लिए इलाहाबाद आ गई। वहाँ वह कॉलेज में टीचिंग का काम कर रही है। कुहू को दुख इस बात का था कि माँ बाप की हर खुशी का ध्यान रखते हुए भी उसके लिए उन्हें कोई फिक्र न थी, बल्कि बात बात में संतू को याद करके वे परेशान होते। इसी सदमे में पिताजी चल बसे। संतू का कोई ठिकाना नहीं था। उसे यह खबर नहीं दी जा सकी। मैं पहुंच गया था। कुहू की माँ को अब अपने पति के खोने का गम सताने लगा था। वे कुछ ज्यादा ही बेचैन रहने लगी थीं। उन्हें शायद ये डर था कि कुहू शादी कर लेगी तो उनका क्या होगा, वे कहाँ रहेंगी। इस शक से तो वह शायद पति के रहते हुए भी चिंतित थी, लेकिन कभी खुलासा नहीं किया था। आजकल माँ के हाव भाव से कुहू समझने लगी है। कभी कभार तो अनायास ही इशारे में कुछ कह जाती हैं। अब पहले की तरह कोसती नहीं। बचपन में बात बात पर कोसती थीं। पढ़ने लिखने में बाधा पैदा करती थीं। कितनी छोटी सोच थी कि बेटा पढ़ लिख कर माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटी पढ़ेगी तो क्या कर लेगी, आखिर ससुराल ही तो जाएगी। अपने माँ बाप के लिए तो पराई ही होगी। तभी तो बचपन से कुहू ने अपने घर में पराई होने जैसी दुखद घड़ियों को जिया है। बचपन से ही उसे पढ़ने की जिद रही है। माहौल न होने के बावजूद भी उसने पढ़ाई जारी रखी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और उन्हीं पैसों से पढ़ाई का खर्च निकालती। एमए के बाद कुहू टीचिंग में आ गई। साथ साथ पीएचडी भी कर रही है। अपनी हैसियत पर हर टारगेट को हासिल किया है उसने। दोनों बहनों की शादी में हाथ बटाया, वरना उसके पिताजी की आमदनी ही कितनी थी। उसने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। अब इस हालत में माँ को छोड़कर अपनी शादी की बात कैसे सोच सकती थी वह। बचपन से ही हम एक दूसरे को चाहते थे। बड़े हुए तो बड़ी सादगी से मिलते थे। रिश्ते को निभाने में शुरू से हमने कभी ऐसी कोई फूहड़ हरकत नहीं की जिससे हमारे संबंध की भनक तक किसी को पड़ती। हम दोनों के रिश्ते की बात सिर्फ हम ही जानते थे। हम एक दूसरे की तकलीफों और मजबूरियों को बखूबी समझते थे।
किसी ने भी कभी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, तभी तो हमारे संबंध मजबूत थे। कुहू ने बताया कि एक दिन अचानक संतू माँ को लेने आ गया। उसने शादी कर ली थी, यही बताया था संतू ने माँ को। माँ तो जैसे बेटे के इंतजार में बिल्कुल तैयार बैठी थी। बेटे के साथ ऐसी गई मानो अचानक तय समय से पहले किसी कैदी की सजा माफ कर दी गई हो। ऐसा लगा जैसे वह यहाँ कैदी की जिंदगी जी रही थी और छुटकारा मिलते ही भाग खड़ी हुई। कुछ कहकर भी नहीं गई। कुहू उन्हें जाते हुए देखती रह गई, मुड़कर भी पीछे नहीं देखा था उन्होंने। यहाँ से चले जाने के बाद वह अकेली कैसे रहेगी, पूछा तक नहीं। कुहू की 10 साल की तपस्या एक पल में भंग हो गई, मानो इस जमाने में लड़की के रूप में जन्म लेना ही पाप है। रो रो कर कुहू का बुरा हाल था। उसे दिलासा देने वाला कोई भी साथ नहीं था। उसके कहने पर एक पर्ची में संतू अपना पता छोड़ गया था। अचानक एक दिन कुहू ने मुझे आने को कहा। आनन फानन में ही हम दोनों ने आर्य समाज विधि से शादी कर ली। सिर्फ मेरे घर के लोग शादी में थे। कुहू ने किसी को भी नहीं बुलाया था, माँ, बहनें और भाई किसी को भी नहीं। जब किसी को उसकी फिक्र नहीं है तो वह क्यों उन्हें बुलाए। उन लोगों के प्रति कुहू के मन में गुस्सा होना मुझे लाजिमी लगा। मेरे घर के लोग इस शादी से बेहद खुश लगे। कई महीने बीत गए, पता नहीं अचानक कुहू को माँ की याद आने लगी। हम दोनों ने उनसे मिलने का मन बनाया। हरिद्वार के किसी आश्रम का पता पर्ची में लिखा था। जब हम वहाँ आश्रम में पहुंचकर संतू के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो मैली कुचली साड़ी में लिपटी एक दुबली सी बुढ़िया कुहू से लिपट कर रोने लगी। वे माँ हो सकती हैं, हमने कल्पना भी नहीं की थी। वे सूख कर कांटा हो चुकी थीं, पहचानना मुश्किल हो रहा था। माँ की हालत पर कुहू भी बिलख कर रोने लगी थी। उन्हें शांत कराया। माँ हमें संतू के घर पर ले गईं। वहाँ संतू नहीं था और न ही उसकी पत्नी। वे कई दिनों से शहर से बाहर किसी योग शिविर में गए हुए थे। माँ ने बताया कि महीने में 20 दिन वे लोग घर से बाहर रहते हैं। हमें माँ की बदहाली की वजह समझते देर नहीं लगी। वहाँ दीवार पर टंगी फोटो में संतू के साथ पिंकी थी। पिंकी के पति की मौत में हत्या का जो शक जताया जा रहा था उसकी तस्दीक तो नहीं हो पाई थी, पर संतू को जिस विधवा विवाह की बात पर जिद थी उसके पीछे की कहानी साफ हो गई थी। तकरीबन घंटा भर रहने के बाद जब हम निकलने लगे तो माँ एक साफ साड़ी में तैयार होकर बड़ी बेबसी से कुहू के चेहरे पर उभरते भावों को अपनी सुनी निगाहों से टोह रही थी। कुहू ने विनम्र आंखों से मेरी रजामंदी मांगी थी। माँ को साथ लेकर हम वहाँ से वापस आ गए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।